द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। दिस पोएम लुक्स वेरी सिंपल बट इट हैज ए डीप मीनिंग। ये कविता देखने में तो बिल्कुल साधारण लगती है, परंतु इसमें बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। दिस पोएम इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम। ये जो कविता है बहुत ही प्रतीकात्मक है। इसमें सिंबल्स का यूज किया गया है। कविता इस प्रकार से है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। पहले स्टैंजे में 4 लाइन दी हुई हैं। देयर आर 4 लाइन्स इन फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें वे मेथड के लिए इस्तेमाल हुआ है। वे का इस्तेमाल इसमें मेथड के लिए हुआ है। जिस तरीके से क्रो कौवे को कहते हैं, एक पक्षी का नाम है, परंतु यहाँ पर ये एक इल ओमन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये सिंबॉलिक है। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो पार्टिकल्स। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर स्नो पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, हिमकणों के लिए इस्तेमाल हुआ है। हेमलॉक ट्री एक यहाँ पर पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जिस पर वाइट कलर के फूल आते हैं। पहले के इस स्टैंजा में कवि ने एक सैड मूड क्रिएट करने की कोशिश की है कौवे के द्वारा, हेमलॉक ट्री के द्वारा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि इस कविता में कहता है, इन लाइनों में कहता है, जिस प्रकार से एक कौवे ने अपने आप को धतूरे के पेड़ पर बैठकर हिलाया और हिमकणों को मुझ पर गिराया, यानी कि कवि पर गिराया। कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने स्वयं को एक धतूरे के पेड़ पर बैठकर हिलाया, स्वयं को एक धतूरे के पेड़ पर बैठकर शुक किया, हिलाया, और बर्फ के कणों को डस्ट ऑफ पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नोज, डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल ऑफ स्नो, हिमकणों को कवि पर गिराया, यानी कि मुझ पर गिराया, हिमकणों को मुझ पर गिराया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो उसने जिस प्रकार से हिमकणों को मुझ पर गिराया, उसने इस इंसिडेंट ने मेरे मूड को, मेरी स्टेट ऑफ माइंड को, मेरे मन की स्थिति को, एंड माई हार्ट को, मेरी इमोशंस को, मेरी भावनाओं को बदल दिया। जो पहले सैड मूड में थी, मेरी भावनाएं जो पहले नेगेटिव थी, नकारात्मक थी और मैं दुखी था, उस नकारात्मक भावना को हटाकर मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता पैदा की। उसने मेरे अंदर एक सकारात्मकता पैदा की और मेरे मूड को बिल्कुल बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड एंड दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अ सडन चेंज इन द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। इस छोटी सी घटना ने कवि की मन की स्थिति को, स्टेट ऑफ माइंड को बदल दिया। जो पहले उदास था अब वो खुश हो गया, और इस घटना की वजह से कुछ भाग उस दुखी दिन का दुख से बर्बाद होने से बच गया, और इस घटना के बाद कवि प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। रूड का यहाँ पर अर्थ है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि दुख में डूबा हुआ था वो। यहाँ पर जो हार्ट है ये इमोशंस को प्रेजेंट करता है। हार्ट जो है ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस कविता में ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो क्रो है, हेमलॉक ट्री है और डस्ट ऑफ स्नो है, ये तीनों के तीनों सिंबॉलिक हैं। तीनों का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से हुआ है। क्रो और हेमलॉक ट्री का प्रयोग यहाँ पर सौरों के लिए हुआ है, दुख के लिए हुआ है, सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ है, जबकि डस्ट ऑफ स्नो का प्रयोग यहाँ पर जॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ है, खुशी को दिखाने के लिए हुआ है। अगर हम इसके लिटरेरी डिवाइसेज की बात करें तो इस कविता में इंजैम्बमेंट का इस्तेमाल हुआ है। इस कविता में एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इस कविता में राइम स्कीम का इस्तेमाल हुआ है। इंजैम्बमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? हम देख सकते हैं कि इस कविता के अंदर हर लाइन के आखिरी में कहीं पर भी किसी भी पंक्चुएशन पॉज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहीं भी यहाँ पर पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा यहाँ पर आकर एंड होता है। तो बीच में इन लाइनों में कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन की इस्तेमाल नहीं हुआ है, पंक्चुएशन पॉज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंजैम्बमेंट का इस्तेमाल हुआ है। इसी को हम इंजैम्बमेंट बोलते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है उसमें इंजैम्बमेंट का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये जो वर्ड है इसका पहला लेटर एस है, इसी प्रकार ये वर्ड है इसका पहला लेटर एस है, दोनों ही एस से स्टार्ट होते हैं। एलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है, स्पेशली इन द नेबरिंग वर्ड्स, खास तौर पे जो पड़ोसी शब्द होता है उसके अंदर एक जैसी कॉन्सोनेंट अगर साउंड है तब हम इसको एलिट्रेशन बोलते हैं, और यहाँ पर सेव्ड सम में एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें, राइमिंग स्कीम में हम वावल साउंड देखते हैं, हर लाइन की आखिरी में उसकी साउंड क्या निकल रही है, इसी से हमारी राइम स्कीम जो होती है वो डिफाइन होती है। आप देख सकते हैं आखिरी शब्द में यहाँ पर क्रो स्नो, इसमें सेम साउंड रिपीट हुई है, तो इसलिए हम इसको ए और ए लिखेंगे। क्रो स्नो दोनों में एक जैसी साउंड है, इसीलिए हमने इसको ए लिखा है, इसको भी ए लिखा है और इसको भी ए लिखा है। नेक्स्ट लाइन हमारी मी है, मी ट्री, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड एक जैसी है, परंतु क्रो और स्नो से थोड़ी अलग है, तो इसलिए हमने इसको बी लिखा है। इस प्रकार जो हमारा पहला स्टेंजा है इसके अंदर हमारी राइम स्कीम ए बी है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजे में देखिए यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है हार्ट पार्ट, इन दोनों में इनसे अलग साउंड है, इसीलिए हमने इनको सी दिया है, इसीलिए हमने इसमें इनके लिए राइम स्कीम का जो शब्द दिया है वो सी दिया है। और इसके बाद देखिए इस लाइन में मूड रूड, तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, तो इसलिए हमने इसमें इसको डी सिंबल दिया है, इसको भी डी दिया है। तो इस प्रकार से जो सेकंड स्टेंजा है उसमें हमारी राइम स्कीम सी डी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।